नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको बता दिया था कि 21 तारीख से आपके लिए समाजशास्त्र यहाँ पर सेकंड ग्रेड के लिए शुरू हो जाएगा। तो आज 21 तारीख है, आज हमने आपके लिए ये समाजशास्त्र शुरू कर दिया। शुरू ही नहीं किया बल्कि इसको जल्दी खत्म करने की बात भी हम कर रहे हैं आपसे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात हम बात करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड में समाजशास्त्र के परिचय की। समाजशास्त्र का ये पहला वीडियो नोट है। इसी प्रकार आपको इसकी भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी कंप्लीट। ठीक है, जल्दी से जल्दी आपके लिए वीडियोस बनाने की कोशिश रहेगी और आप तक पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश रहेगी। वीडियो को लास्ट तक देखना है, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये आपका वीडियो नोट। देखिए समाजशास्त्र की बात हम करें तो जैसे मनुष्य है, मानव है, हम एक सामाजिक प्राणी हैं। हमारी समाज में विभिन्न परंपराएं हैं, बहुत से रीति रिवाज हैं, हमारे अलग अलग कल्चर हैं। ठीक है, हमारे देश में बोलियां अलग हैं, जातियां अलग हैं, हमारा परिवेश अलग है। तो अब इन सब चीजों का अलग अलग तरीके से हमें पता कैसे चलेगा, जब हम चीज का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो समाज का जब हमें अध्ययन करने की आवश्यकता हुई, समाज के बारे में जब हमें जानने की आवश्यकता हुई, तो समाजशास्त्र का उद्भव वहां पर माना गया। वहीं पे उद्भव की उसकी आवश्यकता मानी गई। कैसे? जैसे कि हमें शरीर विज्ञान को जानने के लिए, हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ने के लिए हमें जैसे चिकित्सा विज्ञान की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, समुद्र समुद्र की गहराइयों की जानने के लिए हमें समुद्र विज्ञान की आवश्यकता पड़ी। अर्थशास्त्र हमारी आर्थिक पृष्ठभूमि को जानने के लिए, उसमें क्रियाओं को जानने के लिए हमें अर्थशास्त्र की आवश्यकता हुई। उसी प्रकार हमारे समाज को अध्ययन करने के लिए, समाज को समझने के लिए हमें किस सब्जेक्ट की आवश्यकता हुई? समाज शास्त्र की। ये तो हुई एक नॉर्मल सी बात। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि कुछ दो घटनाएं घटी पूरे विश्व स्तर पर, जिन्होंने समाजशास्त्र के उद्भव में अपना बहुत बड़ा रोल अदा किया। ठीक है, इसमें पहली घटना, जिसमें पहला प्रश्न हम आपके लिए रख रहे हैं कि वे दो घटनाएं जिनका समाजशास्त्र के उद्भव में प्रभाव पड़ा। एक तो है फ्रांस की क्रांति या फ्रांसीसी क्रांति 1789 में, एक औद्योगिक क्रांति। ठीक है, तो ये फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति, ये दो घटनाएं थी जिनका समाजशास्त्र के उद्भव में प्रभाव पड़ा। ये एक प्रश्न तो आपका यहाँ पे क्लियर होता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, दूसरा, फ्रांसीसी क्रांति से समाज के लिए भावना जो जुड़ी, उसका जो नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का नारा था फ्रांसीसी क्रांति का। तो ये जो भावना है ये समाज के साथ जुड़ गई। कैसे? सन 1789 में हुई थी फ्रांस की क्रांति। इस क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार समझ लीजिए, ये नारा समझ लीजिए, ये वैश्विक पटल पर उभर कर सामने आ गया। ठीक है, अब लोग अपने अधिकारों के लिए जाग गए। क्रांति से पहले फ्रांस में जो राजशाही थी, जो राजा का शासन था, जितने भी धार्मिक तरीके से आडंबर बने हुए थे, आम जनता अकाल, कुपोषण और सामाजिक असमानता के अत्याचारों से पीड़ित थी। इसी के ऊपर क्रांति की व्यवस्था बदल दी गई। क्रांति के द्वारा फ्रांस की व्यवस्था बदल दी गई और लोकतंत्र की वहां पे स्थापना हो गई। अब ये फ्रांसीसी क्रांति के मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर और रूसो, इनका फ्रांसीसी क्रांति में बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, ये दार्शनिक विचारक हैं। इन्होंने अपने विचारों से लोगों में शक्ति दी और फ्रांसीसी क्रांति में एक तरीके से इनका बहुत ही बड़ा योगदान है। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर और रूसो। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो दूसरा जो कारण था वो था थर्ड में, कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई। ठीक है, जिसने भी क्या किया, समाजशास्त्र के उद्भव में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। कैसे? जैसे कि भाई 18वीं शताब्दी जब उतर रही थी, 19वीं शताब्दी की शुरुआत में, तो यूरोप के कुछ देश थे, वहां पर टेक्नोलॉजी बढ़ी, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जो परिस्थितियां थी उनके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया। इसे औद्योगिक क्रांति नाम दे दिया गया। औद्योगिक क्रांति का मतलब यही है कि मशीनी युग का वहां पर प्रारंभ हो गया। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से मानी जाती है। ठीक है, ये बात भी यहाँ पे क्लियर होती है। और इस क्रांति ने यूरोप और अन्य देशों के नागरिकों के सामाजिक व आर्थिक जीवन में बहुत सारे बदलाव किए। उद्योगों का मशीनीकरण हो गया, मानवीकरण से मशीनीकरण पे हो गए, उत्पादन में वृद्धि हुई, पूंजीवाद का विकास हुआ, औद्योगिक श्रमिकों के रूप में नए वर्ग का उदय हुआ। लोग कृषि व कुटीर उद्योगों को छोड़कर बड़े उद्योगों में मजदूरी करने लग गए। ठीक है, तो नए नए शहरों का विकास होने लगा। लेकिन इस व्यवस्था ने श्रमिकों का शोषण बड़े पैमाने पर हो रहा था। मशीनी युग आएगा तो वहां पे श्रमिकों की आवश्यकता कम होएगी, या होएगी तो उनका शोषण बहुत होएगा। तो इस व्यवस्था को बदलने के लिए यूरोप में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक व आर्थिक बदलाव में ऐसे विषय की आवश्यकता थी।
उस विषय के बारे में सामाजिक व्यवस्था को वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करने के लिए इस समाजशास्त्र की आवश्यकता थी। ठीक है, अब देखिए यूरोप में जो हो रहा था, ये हमने आपको बताया सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आर्थिक बदलाव जो हो रहे थे, जिनमें शोषण भी निहित था, एक विषय की आवश्यकता महसूस हुई। कब? 1838 में। फ्रांसीसी दार्शनिक उस समय पे कौन थे? अगस्ट कॉम्टे। इन्होंने एक विषय की शुरुआत कर दी, समाज शास्त्र की। 1838 में फ्रांसीसी दार्शनिक अगस्ट कॉम्टे ने एक विषय के रूप में समाजशास्त्र की शुरुआत कर दी। क्या समाजशास्त्र का नाम पहले समाजशास्त्र था जब इन्होंने शुरुआत की थी? नहीं। छठे पॉइंट में देखिए, जब काम्टे ने समाजशास्त्र को शुरू किया तो इसका नाम था सामाजिक भौतिकी, या फिर हम इसको इंग्लिश में कह सकते हैं सोशल फिजिक्स। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, 1838 में जब फ्रांसीसी दार्शनिक अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र विषय की जब शुरुआत की थी तो समाजशास्त्र उसका नाम नहीं था, उसका नाम था सोशल फिजिक्स, सामाजिक भौतिकी। ठीक है, जिसे बाद में समाजशास्त्र का नाम दिया गया। अब यहाँ पे हम अगर भारत की बात करें कि भारत में समाजशास्त्र का विकास कैसे कैसे हुआ, तो भारत में समाजशास्त्र की वास्तविक शुरुआत हुई थी दोस्तों बम्बई विश्वविद्यालय से। कहाँ से? बम्बई विश्वविद्यालय से। बम्बई विश्वविद्यालय में पैट्रिक गेडिस की अध्यक्षता में समाजशास्त्र विभाग स्थापित हुआ 1919 में, 1919 में। पैट्रिक गेडिस की अध्यक्षता में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई 1919 में। ध्यान में रखिएगा एक एक चीजें। इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1952 के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूट भी आ गए, जैसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वर्क लखनऊ में स्थापित है, ये इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस आगरा में स्थापित है। अब यहाँ पे देखिए एक विचारधारा आई, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण और प्रभुत्व जाति की अवधारणा, जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो नोट में विस्तार से बातें करेंगे। ये जो अवधारणा थी ये भारतीय समाजशास्त्री एन श्रीनिवास ने दी थी। किसने दी थी? एन श्रीनिवास ने। तो भारत में वैसे तो बहुत पहले से समाजशास्त्र का अध्ययन किया जा रहा है, लेकिन जैसे और भी अर्थशास्त्र जैसे कौटिल्य ने लिखा था, इस प्रकार से बहुत से शास्त्र थे, लेकिन समाजशास्त्र का विकास इस हिसाब से हुआ। बम्बई विश्वविद्यालय से पैट्रिक गेडिस ने समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की, उसके बाद में इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना हुई, फिर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वर्क बना लखनऊ में, फिर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस आगरा में बनी, फिर यहाँ पे जो समाजशास्त्र की कुछ विचारधाराएं थी, जैसे भारतीय समाजशास्त्रियों में जो एन श्रीनिवास जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, इन्होंने संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण और प्रभुत्व जाति की अवधारणा दी। समाजशास्त्र के जनक कौन कहलाते हैं? अगस्ट कॉम्टे। ठीक है, अगस्ट कॉम्टे क्या कहलाते हैं? समाजशास्त्र के जनक। अब देखिए यहाँ पे समाजशास्त्र को कुछ विद्वानों ने विज्ञान माना है। क्या माना है? यहाँ पे समाजशास्त्र की जब प्रकृति की बात आती है कि समाजशास्त्र को विषय को समझने के लिए हमें समाजशास्त्र की प्रकृति को समझना चाहिए, यहाँ हमें यह ध्यान रखना होगा कि विषय की प्रकृति से तात्पर्य से ये पता लगाना होता है कि यह विषय विज्ञान है या कला है या फिर कुछ और विषय से ही संबंधित है। तो समाजशास्त्र को जो विज्ञान मानते हैं वो है दोस्तों काम्टे, दुर्खीम और मैक्स वेबर। तो अब प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से समाजशास्त्र को विज्ञान कौन नहीं मानते हैं? ये तीन नाम तो दिख जाएं तो मानते हैं, ये तो जो भी चौथा नाम अलग दिखे नहीं मानते। बिल्कुल ठीक है। निम्न में से समाजशास्त्र को विज्ञान किसने माना? इनमें से काम्टे, दुर्खीम और मैक्स वेबर में से कोई भी आ जाए ऑप्शन में, उसको क्लिक करना है। नेक्स्ट देखिए, समाजशास्त्र समाज विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान नहीं। अब देखिए यहाँ पे विज्ञान में भी फर्क है, क्योंकि समाजशास्त्र समाज विज्ञान है, ठीक है, ये प्रकृति विज्ञान नहीं है। नेक्स्ट देखिए 15वां, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, ये एक किताब है। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ये किताब है, ये किसकी लिखी हुई है? ई चिनोय की। इसमें इन्होंने समाजशास्त्र के दृष्टिकोण की बात की है, समाजशास्त्र के दृष्टिकोण की बात की है और डबल रोटी का इसके अंदर उदाहरण पेश किया है। चिनोय ये कहता है कि एक डबल रोटी का अध्ययन अर्थशास्त्री द्वारा उसकी बाजार में डिमांड, उत्पादन में लागत, विक्रय मूल्य, लाभ हानि, इसके परिप्रेक्ष्य में किया जाएगा, और एक इतिहासकार द्वारा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य द्वारा उसका अध्ययन किया जाएगा, जिसमें वह डबल रोटी की उत्पत्ति का इतिहास तथा उसके प्रसार की जानने की कोशिश करेगा। इसी प्रकार एक समाजशास्त्री एक डबल रोटी
समाजशास्त्री समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में देखेगा कि डबल रोटी सामाजिक संबंधों को कैसे प्रभावित कर रही है। तो उन्होंने डबल रोटी का उदाहरण दिया था कि भाई हर विषय में अलग अलग तरीके से अध्ययन किया जाएगा, जिसका उन्होंने सोशल पर्सपेक्टिव नामक किताब में उल्लेख किया है। ई चिनोय की ये किताब लिखी गई है और समाजशास्त्र के दृष्टिकोण की इसमें बात उन्होंने डबल रोटी का उदाहरण देकर समझाई है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं यहाँ पर। अब एक चीज और ध्यान में रख लीजिए आप कि जो समाजशास्त्र की जो हमने प्रकृति आपको बताई है, प्रकृति की आपको बताइए कि वैज्ञानिक प्रकृति है या नहीं है। तो यहाँ पे समाजशास्त्र को अगस्ट काम्ट, दुर्खिम और मैक्स वेबर ने तो क्या मान लिया, विज्ञान मान लिया। उन्होंने क्यों माना? उन्होंने बोला कि भाई वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग हो सकता है इसमें, इसका वस्तुनिष्ठ अध्ययन, सत्यापनता, निश्चितता, कार्य कारण संबंधों की स्थापना, ये कुछ उन्होंने बातें कही कि जो पॉइंट्स वहां पे उसको विज्ञान सिद्ध करते हैं। लेकिन जब मैंने आपको ये चीज बोली थी कि भाई समाज विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। कैसे? कि भाई समाज शास्त्र जो है सामाजिक विज्ञान है, इस कारण उसकी अपनी सीमाएं हैं। प्राकृतिक विज्ञानों के विषय में विवेकशीलता नहीं होती, लेकिन समाजशास्त्र विषय में सामग्री मनुष्य है जो कि अपने व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। अतः समाजशास्त्र पूर्वानुमान लगाना प्राकृतिक विज्ञानों से अधिक कठिन होता है। समाजशास्त्र में प्राकृतिक विज्ञान से ज़्यादा कठिन होता है पूर्वानुमान लगाना, क्योंकि मनुष्य अपने स्वभाव में, व्यवहार में परिवर्तन ले आता है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया था कि समाजशास्त्र समाज विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। तो दोस्तों ये पहला वीडियो नोट था आपके लिए। इसके बाद में आपके लिए लगातार वीडियो नोट्स आएंगे और थोड़े बड़े भी आ सकते हैं, दिन में एक दो भी देखो मेरी कोशिश रहती है आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने की, लेकिन जितना मैं कर पा रहा हूं मैं आपके लिए करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस किए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए और बिना लाइक किए बिना मत जाइए। आपके लिए समाजशास्त्र जल्द ही कंप्लीट होएगा। वीडियो नोट देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।